विमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस के क्या है मायने? क्या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या दोनों कई बार विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुभाषिनी अली जी हैं। आप सब पहले अम्बेडकर नामा पर इनको सुन चुके हैं। सीपीएम के पोलित ब्यूरो की मेंबर है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मोर देन दैट सोशल एक्टिविस्ट हैं। दिल्ली में जंतर मंतर और तमाम धरना प्रदर्शन में आपको मिल जाएंगी। सीधा उनके पास ही लिए चलता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जिस पार्टी से उनका ताल्लुकात है वो वर्ण संघर्ष, क्लास स्ट्रगल में विश्वास करने वाली पार्टी है। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर जस्टिस, विमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस कैसे इस फ्रेमवर्क में सेट होगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखते, सुनते, सुनाते रहिए और शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। स्वागत है मैम आपका अम्बेडकर नामा में, धन्यवाद, बहुत दिनों बाद। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, अब बेसिक प्रस्तावना मैंने दे दी है। या चर्चा किस मुद्दे पर होना है? दरअसल हम लोग तो काम करते रहते हैं, सालों से कर रहे हैं, जी, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के बारे में और ये लड़ाई कहाँ अटक जाती है, कहाँ आगे बढ़ती है, वगैरह-वगैरह। तो जी, अभी जो मैंने पिछले कई सालों से जो एक इसके साथ-साथ जो मतलब दलित अधिकारों की पूरी जो लड़ाई चल रही है या कास्ट के खिलाफ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो पूरा संघर्ष चल रहा है हमारे देश में, उसके जी, संदर्भ में हमने इसको नए तरीके से देखने की कोशिश की है। जी, क्योंकि कई बातें हैं जो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को किसी संदर्भ में नहीं रखते हैं, उनसे कुछ हुँ, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे जी, कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं की हालत हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे इतिहास में हमेशा बहुत निचले दर्जे की रही हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है और मतलब पुरुष प्रधानता हमारे समाज पर हावी रही है, ये सब बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरह से शुरू से लेकर के आखिर तक ऐसे ही रही हैं। इनमें चीज़ें बदली भी हैं और फिर हमने देखा कि अगर हम बहुत प्राचीन काल में जाएँ, तो हालाँकि जो ब्राह्मणवादी या लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे प्राचीन काल में महिलाओं का स्तर बहुत ऊँचा था वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। लेकिन 1-2 नाम आते हैं, गार्गी का नाम आता है और शायद उनके भी पति ने उनको चुप कर दिया था उस बहस के दौरान। बाकी और कुछ ज़्यादा महिलाओं की आवाज़ हमको सुनने को नहीं मिलती है। ये महिलाओं की आवाज़ हमको कब सुनाई देती है? जब हुँ, जैन और बुद्ध मुहिम चली हमारे देश में और जातिवाद के खिलाफ 2 बहुत बड़े आंदोलन चले। एक जैन विचारधारा के अंतर्गत और एक बौद्ध विचारधारा के अंतर्गत। अगर हम इनको देखें थोड़ा-सा, तो जी, हमें एकदम से दिखाई देता है कि 1-2 नहीं, हज़ारों महिलाओं की आवाज़ सुनने को मिलती है। अब जैसे हुँ, जैन परंपरा के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन महावीर के समय से ही 2 तरीके की महिलाएँ जैन जिसको कहते हैं विचारधारा के साथ जुड़ी, वो मतलब ऐसी भी थीं जिन्होंने सन्यास लिया और जी, सेविका कहते थे उनको और ऐसी भी थीं जो ले फॉलोअर्स थीं, मतलब जी, दुनिया में रहते हुए वो उस रास्ते पर चलीं। अब उनमें से एक थी चंद्रबाला और चंद्रबाला एक आश्रम की हेड थी, एक जैनी अच्छा, आश्रम की मुखिया थीं, जिसमें हुँ, सैकड़ों महिलाएँ थीं जो जैन धर्म का मतलब की अनुयायी थीं और हुँ, हुँ, बताते हैं कि 36,000 से ज़्यादा महिलाएँ जैन परंपरा के साथ उस समय मतलब 6th सेंचुरी बीसी में ये भी था, जुड़ी हुई थी। हुँ, तो ये और कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक आध कोई महिला है जो शास्त्रार्थ कर रही है, जैसे गार्गी का नाम आता है,
बाकी तो कोई महिला उस पीरियड में देखने को ही नहीं मिलती है, लेकिन एकदम से जैन मूवमेंट के साथ इतनी औरतों का आगे आना, उनका बहुत बड़ा ऊँचा स्तर भी उनको प्राप्त होना, ये एक बात है जो हमारे इतिहास में मुझे लगता है छिपाई गई है। फिर जब हम बौद्ध परंपरा की तरफ आते हैं, तो वो एक पूरा विवाद है गौतम बुद्ध और आनंद जो उनके अनुयायी थे। और हुँ, आनंद कहते हैं कि जब आप समानता की बात करते हैं, तो महिलाओं को भी तो समानता मिलनी चाहिए, तो उनको भी संघ में प्रवेश मिलना चाहिए। तो पहले बुद्ध इसका विरोध करते हैं और फिर उसके बाद वो चूँकि तार्किक सोच के आदमी थे, मतलब तर्क के हुँ, सामने ही झुकते थे। तो उनको लगता है ये तार्किक है, तो वो संघ में फिर महिलाओं का प्रवेश भी मतलब उसकी अनुमति देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसी महिलाएँ संघ में आती हैं। और पहली बार हम देखते हैं कि महिलाएँ कविताएँ लिखती हैं, गीत लिखती हैं और उनमें मतलब पिछड़ी जात की हैं, जो अछूत जात की हैं, जो अपने पतियों के मतलब प्रताड़ना से मुक्ति पा कर के वहाँ आती हैं और जो बहुत जिसको कहते हैं ज़ेवरों से लदी हुई वेश्याएँ थीं, वो भी आती हैं, वो भी संघ में प्रवेश करती हैं। और उनकी जो तेरी गाथा आपको मालूम है कलेक्शन है गीतों जी, का उस ज़माने का, तो तेरी गाथा में कितनी महिलाओं के गीत हैं और वो लिखती हैं कि हमको पहली बार मुक्ति मिली। और किससे मुक्ति मिली? चूल्हा से, चूल्हे से मुक्ति मिली। मतलब ये जो घरेलू बंदिशें हैं, उनसे मुक्ति मिली और जो पति की प्रताड़ना है, वो लिखती है कि इस उस नालायक से भी हमको मतलब मुक्ति मिली। तो ये स्वर हमको पहली बार भारतीय इतिहास में सुनने को मिलते हैं और निश्चित रूप से जो अ अ, असमानता की परंपरा है, वो इन अ, आवाज़ इस स्वर को दबाना चाहती है। और इसीलिए ये हमारे इतिहास का आप तो इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं, आप शायद पढ़ाते होंगे ये बातें अपने छात्रों को। लेकिन हम लोग जब पढ़े, चाहे स्कूल में या कॉलेज में, तो ये सब बातें हम लोगों ने नहीं पढ़ी। हाँ, गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, आए और चले गए और उनके साथ उनकी परंपरा भी खत्म हो गई, उनकी सोच भी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। बौद्ध धर्म और जैन परंपरा सदियों तक हमारे देश में बहुत मतलब मजबूत स्थान पर थी। बहुत सारे राजा थे, सम्राट थे, जो जैनी थे। मतलब अशोक के जो दादा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैनी थे। अशोक खुद बौद्ध बुद्ध बने, बौद्धिस्ट बने। तो मतलब ये सालों तक अ, एक मिलेनियम जिसको कहते हैं 1000 साल से ज़्यादा तक ये परंपराएँ चली, लेकिन इनको चुनौती ब्राह्मणवाद से की हमेशा मिलती रही। मतलब ब्राह्मणवादी जो ताकतें थीं, उन्होंने राजाओं की मदद लेकर के मैं बहुत संक्षेप में बहुत लंबे इतिहास को रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकर के लगातार ये बौद्ध और जैनी परंपराओं के ऊपर हमला किया, वार किया, उनके आश्रम और उनके संघों को तोड़ा, उनके अनुयायियों का बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार किया और एक बार फिर जो ब्राह्मणवादी सोच थी, उसको पुनर्स्थापित किया और बड़ी दिलचस्पी की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर और जो एक बहुत बड़े मनुस्मृति के क्या कहते हैं अ, के ज्ञाता, बारे में जानकार। ज्ञाता है ओलिवेल। इन दोनों ने अलग-अलग समय पर और अलग-अलग पुस्तक में ये बात कही है कि इसी दौरान जब ये तीखा युद्ध चल रहा था, हुँ, जातिवादी विचारों के खिलाफ जो आंदोलन थे, जो विचारधारा थी और उनको पुनर्स्थापित करने वाली जो विचारधारा थी, उनके बीच में ये जो संघर्ष चला, ये खूनी और हिंसात्मक था। और इसी दौरान और मेरे ख़्याल से डॉक्टर अंबेडकर तो कहते हैं कि अशोक के जो एक
बाद में आने वाले एक सम्राट थे, जो बौद्ध थे, उनको उनकी हत्या हुई एक शुंग डायनेस्टी के क्लेमेंट की तरफ पुष्यमित्र से, शुंग, पुष्यमित्र दावेदार, शुंग। हाँ, दावेदार से, और उसके बाद ही मनुस्मृति लिखी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने तो नाम भी बताया कि फलाने-फलाने ने मनुस्मृति को लिखा, अब उसमें बहस में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये मनुस्मृति भी उस वैचारिक युद्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, एक हथियार था। एक हथियार के रूप में बहुत सारी बातें जो पहले के शास्त्रों में और स्मृतियों में मौजूद थे, उनको उनका संकलन करके मनुस्मृति को लिखा गया, तैयार किया गया, और उसको ब्राह्मणवादी धर्म या ब्राह्मणवादी सोच का बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में उसको माना गया। और एक तरह से जो लोग उस ब्राह्मणवादी सोच के साथ जुड़े या जोड़े गए, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण नियमावली के रूप में स्थापित की गई कि आपको अब इस मनुस्मृति के ही अनुसार अपने जीवन को जीना है। तो अब इससे क्या होता है कि निश्चित रूप से जब ये असमानता को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लागू किया जाता है समाज के अंदर, वर्ण व्यवस्था को और ज़्यादा मज़बूती के साथ, क्योंकि बुद्ध के पहले के ज़माने में उसमें लचीलापन था वर्ण व्यवस्था में, लेकिन बाद में जब एक तरह से उसकी पुनर्स्थापना हुई, तो एक उसके अंदर कठोरता पैदा की गई, और इसमें महिलाओं के अधिकारों के ऊपर सबसे ज़्यादा कुठाराघात हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना महिलाओं को नियंत्रण में रखे वर्ण व्यवस्था को ज़िंदा नहीं रखा जा सकता है। अगर महिलाएँ आज़ादी के साथ रिश्तों को कायम कर सकती हैं, शादी कर सकती हैं, वग़ैरह-वग़ैरह, अगर वो जी, जो कहा गया है प्रतिलोम, हुँ, जो उच्च जाति की महिला अपने से कम जात के पुरुष के साथ अगर संबंध स्थापित करेगी, तो फिर वर्ण व्यवस्था चरमरा जाएगी, और अगर बड़े पैमाने पर होगा तो चरमरा जाएगी। तो इसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हर तरह का नियंत्रण इस हुँ, समय से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कसा गया, और ये जो मनुवादी भावना है, मनुवादी विचारधारा है, उसको पूरे समाज के अंदर इसका प्रचार और प्रसार बहुत कस के जी, किया गया। और यही नहीं रतनलाल जी, जो मज़े की जी, बात है, आप तो हिस्ट्री के प्रोफ़ेसर हैं, लेकिन 200 साल पहले जो हमारे देश में लोग रहते थे, उनको पता ही नहीं था कि अशोक नाम का कोई सम्राट था। जी, जी, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री जो है, उसको इरेज़ कर दिया गया था। उसका हुँ, कहीं ज़िक्र ही नहीं था। वो तो किसी अंग्रेज़ ने अशोक के स्तंभ को मतलब ट्रांसलेट किया, और फिर पता चला कि एक ऐसा सम्राट था, फिर और स्तंभ मिले, और वो एक पूरे साम्राज्य के बारे में पता चला, और एक राजा के पूरे एक सम्राट के पूरे इतिहास के बारे में पता चला। तो ये एक कमाल की बात है कि हमको लोग बताते हैं कि ब्राह्मणों ने का बहुत बड़ा योगदान है कि इस देश के इतिहास को, इस देश की परंपराओं को उन्होंने लिखा, उन्होंने मतलब याद किया, उन्होंने ही उसको पास ऑन किया। लेकिन ये सिलेक्टिव पासिंग ऑन था, जो उनके हित में था, उसको तो जी, उन्होंने उसका तो प्रचार-प्रसार किया, लेकिन जो उनके हित के खिलाफ था, उसको उन्होंने बिल्कुल दबा दिया, और ये लगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। मतलब हम तो कभी-कभी सोचते हैं कि अगर वो स्तंभ के बारे में अंग्रेज़ जिज्ञासा उनके अंदर पैदा नहीं होती, वो पता नहीं लगाते, तो आज भी हमको नहीं पता चलता कि अशोक नाम का कोई सम्राट था हमारे देश में, और उसका इतना विशाल साम्राज्य था। तो ये बात जो एक्चुअली मैं ज़्यादा ज़ोर देना चाहती हूँ कि जब-जब वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हमारे देश में मुहिम चली है, और मुहिम मज़बूत हुई है, या तो बुद्ध की मुहिम या जैनियों की मुहिम, तभी महिलाओं को भी कुछ बोलने का, कुछ अपनी बात रखने का अधिकार मिला है, ये जगह मिली है।
इसके बाद भी हम देखते हैं कि जब ब्राह्मणवाद की विजय हुई और पुनर्स्थापना उनकी विचारधारा की हुई, मनुस्मृति लिखा गया, तो फिर तो महिलाओं के तमाम अधिकारों को उनसे छीन लिया गया। वो अधिकार विहीन बना दी गईं और उसके बाद लंबे समय तक हम महिलाओं की आवाज़ फिर नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर एक समय आता है जब ये भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट चलता है हमारे देश में, जो ये मुसलमानों का युग कहलाता है, मेडिवल पीरियड जो है, और इसमें कई कारणों से, उसमें हम नहीं जाते हैं। ये जी, सूफी और भक्ति का आंदोलन चलता है और जो अ, कामकाजी जातियां हैं, जो मतलब उपेक्षित जातियां हैं, उनके जी, लोग निकल करके इस भक्ति मूवमेंट के मतलब अग्रणी बनते हैं। चाहे वो कबीर हों, चाहे वो रविदास हों, बहुत सारे नाम हैं और वो समानता की बात करते हैं। वो ब्राह्मणवादी सोच का मज़ाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ब्राह्मण और चमार एक ही जगह से पैदा हुआ, दोनों अपनी माँ के गर्भ से ही पैदा हुए, किसी दूसरी जगह से नहीं पैदा हुए। और उन्होंने जो मुहिम चलाई, कबीर तो कहते हैं महिला विरोधी थे कुछ हद तक, लेकिन इनकी मुहिम ने, चाहे वो रविदास की हो, चाहे कबीर की हो, चाहे बाद में बसवा की हो कर्नाटक में, उन्होंने एक बार फिर एक लंबे अंतराल के बाद महिलाओं को जगह दी, महिलाओं की आवाज़ को सुनने और सुनाने का मौका जी, दिया। और मुझे तो अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पढ़ करके कि मीराबाई जो एक राजपूत राजकुमारी थी, वो उसका गीत जो है उसको भी सेंसर किया गया है। वो पूरा गीत नहीं आता है। वो जो एक गीत है जिसमें वो कहती है, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, मतलब पागल है। और आगे वो कहती है कि मीरा तो रविदास की अनुयायी है, यानी चमड़े का काम करने वाली की अनुयायी है, और मीरा ने अपने आप को जात-पात से अलग कर दिया है। तो ये जो मीरा का गीत है, उसको भी थोड़ा बहुत सेंसर करके केवल उसको कृष्ण के भक्त तक सीमित अ, किया गया है। और उसकी जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, सोशल अवेयरनेस जागृति है, और एक राजकुमारी कह रही है कि मैं तो एक चमड़े का काम करने वाले रविदास की अनुयायी हूँ। यानी ये कितनी बड़ी बात है और हम लोगों को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। और फिर अब बसवा के बारे में कर्नाटक में तो लोग जानते हैं और लोग नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा वो आंदोलन था। और जी, उसमें जो पहली ऑनर किलिंग है रिकॉर्डेड, वो भी शायद जी, वही दिखाई देखने को मिलती है, जब बसवा ने अपने एक ब्राह्मण अनुयायी की बेटी की शादी एक चमड़े का काम करने वाले पुरुष के साथ की, और उस लड़के को, दूल्हे को, उसके बाप को और उसके ससुर को अ, आँखें उनकी फोड़ करके, उनको एक हाथी की पूँछ से बाँध करके घसीटा गया जब तक कि वो मर नहीं गए। तो ये जी, ऑनर किलिंग का शायद शायद पहली घटना है जो हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है। और बासवा को जी, उस जगह से भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने कायम किया ये अनुभव मंडप, हुँ, अनुभव मंडपम, जो एक खुली जगह थी, एक चबूतरा था, जहाँ लोग आकर के अपना अनुभव बताते थे, अपनी पीड़ा जी, सुनाते थे। और सैकड़ों औरतें वहाँ आती थीं और अपनी बात को रखती थीं। उनमें बड़े-बड़े नाम भी हैं और जिनको आज भी कर्नाटक में लोग याद करते हैं। लेकिन वो जी, अकेली नहीं थीं, सैकड़ों गरीब औरतें, मतलब हर हर जाति की औरतें वहाँ आती थीं और उनको मौका मिलता था कि वो अपनी बात रखें, अपनी पीड़ा को व्यक्त करें। तो ये एक बार फिर हम देखते हैं कि औरतों को अपनी पीड़ा व्यक्त करने का या कुछ छुटकारा पाने का मौका तो उसी आंदोलन ने एक बार फिर दिया हमारे इतिहास में, जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ भी था, जो लोगों की समानता की बात को करता था। तो जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात होती है
कि इसी के समकालीन थे तुलसीदास जी। हम्म। और तुलसीदास जी ने एक ऐसा काम किया जो ब्राह्मणों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत जानबूझ करके किया उन्होंने। उन्होंने जनता की भाषा में अ, एक महाकाव्य को लिखा, हम्म। संस्कृत में नहीं लिखा। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने जानबूझ करके उन लोगों को प्रभावित करने के लिए रामचरितमानस लिखा अवधि में, जो कबीर पंथी बन रहे थे, जो रविदास पंथी बन रहे थे, जो समानता की बात कर रहे थे, जो जात-पात का की हँसी उड़ा रहे थे, उन्हीं को एक बार फिर घसीट करके ब्राह्मणवादी सोच की परिधि के अंदर लाने के लिए रामचरितमानस को उन्होंने अवधि में लिखा। और उसमें लोग उसको सुनते हैं, पता नहीं सोचते नहीं है जब सुनते हैं। हर हम्म। हर पन्ने पर ब्राह्मणों की तारीफ है, और इस बात हम्म। को कहा गया है कि ब्राह्मण को ये दो, ब्राह्मण को वो दो, ब्राह्मण को दीक्षा दो, ब्राह्मण को ज़मीन दो, मोक्ष पाने के लिए ब्राह्मणों की सेवा करो। यानी हर पन्ने पर है रामचरितमानस के। जी। और इसके साथ-साथ शूद्र, डोम, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, वो भी उसी रामचरितमानस में ही है। और जी। उनके जो राम हैं वो सगुण राम हैं। वो कबीर के हम्म। निर्गुण राम नहीं हैं। वो ऐसे राम हैं, कुछ लोग तो उनकी बहुत वो करते हैं कि उन्होंने शबरी के जूठे बहर बेर खाए, लेकिन हम्म। वो वही राम हैं जिन्होंने मतलब अ स शूर्पणखा की नाक को भी काटा, जबकि वो कोई कोई बुरी बात उनसे नहीं करने आई थी। अपना प्यार मतलब का इज़हार करने आई थी, उसकी नाक को काट जी। दिया। और शंबुक का वध किया। और वो भी आप जानते हैं कितनी मतलब अंधविश्वास को कितना बढ़ावा दिया कि कोई ब्राह्मण बच्चा मर गया, लोगों ने कहा कि वो एक शंबुक नाम का शूद्र है, वो वहाँ यज्ञ का। वो यज्ञ कर रहा है, इसलिए वो ब्राह्मण बच्चा मर गया। तो राम ने जाकर के उसका वध किया, और वो ब्राह्मण बच्चा फिर से ज़िंदा हो गया। तो हम्म। इससे बड़ी बात एक ऐसे महाकाव्य में, जिसमें एक सगुण राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई कि ये परंपराओं को बनाए रखने के उच्चतम आदर्श पुरुष हैं। तो उस आदर्श पुरुष के आदर्श कामों में शंबुक का वध जी। भी है, शूर्पणखा की नाक को काटना भी है, और अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकालने का काम भी है। हम्म। मतलब आप कोई भी दलील देते रहिए कि किसी ने उसकी टीका-टिप्पणी की, किसी ने कहा कि वो रावण के घर में रही, वो अगर वो आदर्श थे, तो उनको इसका जवाब देना चाहिए था कि हाँ, मैं वापस लेकर के आया हूँ, वो मेरी पत्नी हम्म। है, वो मेरी रानी है, वो यहाँ रहेगी, राज करेगी। लेकिन वो ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम था कि उसने अपनी गर्भवती महिला को अपने घर से निकाल दिया और जंगल में भेज दिया रहने के लिए। तो मतलब हम्म। मेरा कहने का कि तुलसीदास ने, मुझे लगता है मैं इससे कन्विंस हुई हूँ इस अ, इस बात से कि उसने जानबूझ करके, सोच समझ करके अवधि में महाकाव्य में कबीर के ही राम को एक सगुण राम बना करके, एक मर्यादा पुरुषोत्तम बना करके, उसके माध्यम से ब्राह्मणों की सेवा, क्योंकि वो तो पैदा ही हुए थे, उन्होंने जन्म लिया था इस दुनिया में ब्राह्मणों की के यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए। आपको मालूम है कि उन्होंने कहा कि वो राक्षस आकर के हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो इनका जन्म हो गया राम जी का। तो एक ऐसे सगुण राम हैं, उस महाकाव्य के नायक, जो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए, वो अवतार लिया उन्होंने। उन्होंने मतलब शूद्रों का वध किया, उन्होंने एक राक्षस महिला की नाक को काटा, और अपनी ही पत्नी को घर से निकाल दिया जब वो गर्भवती थी। और उसी रामायण में इस तरह के श्लोक हैं कि डोम, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, महिलाओं के साथ वर्गीय उत्पीड़न है, मज़दूर के रूप में उनका उत्पीड़न होता है। उनका एक जो सामंती व्यवस्था है, उसमें एक भूमिहीन अ, ज़मीन पर काम करने वाली, मेहनत मज़दूरी करने वाली औरत के रूप में भी उनका उत्पीड़न होता है। इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। ये भी महिला उत्पीड़न का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन जो महिलाओं का सामाजिक उत्पीड़न है, उसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमारे देश में हमारा समाज बहुत विभाजित है और उसकी सोच भी विभाजित है। तो गरीबी के खिलाफ जब हम बोलते हैं तो सब लोग मतलब उसको स्वीकार कर लेते हैं, या मजदूर के रूप में शोषण होता है, हाँ, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन ये जो सामाजिक शोषण का सवाल है, जी। ये बहुत जटिल है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आधुनिक युग में भी महिलाओं के अधिकारों के लिए कौन लड़ा? सबसे हुँ, ज़्यादा कौन लड़ा? अंग्रेज़ों के समय फूले, सावित्रीबाई, शाहू जी महाराज, ये महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े, जो वर्ण व्यवस्था के भी खिलाफ लड़ रहे थे। यानी जो सामाजिक गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हीं लोगों ने महिलाओं की गुलामी को समझ करके उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ को उठाया और बहुत बहादुरी के कदम उठाए। स्कूल शुरू किया बच्चियों के लिए, जो ब्राह्मण विधवाओं के साथ उनके घरों में लैंगिक उत्पीड़न होता था, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो जाती थीं, उनके बच्चों के लिए अनाथालय खोला। आज हम में हिम्मत नहीं है ये काम करने के लिए, लेकिन फूले ने और सावित्रीबाई ने ये काम किया। तो मतलब उस समय भी महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उन्हीं लोगों ने उठाई, महिलाओं को जगह उन्हीं लोगों ने दी, जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। और फूले की तो ये मतलब का ये कमाल था कि आर्थिक शोषण को भी वो समझते थे कि आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण ये अलग-अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पहलू हैं, ये उन्होंने गुलामगिरी वगैरह में लिखा है। तो उसके बाद अगर हम आएँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किसने किया? हुँ, डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता के नाम में तो हम मानते हैं, लेकिन शायद वो अगर इतने बड़े सामाजिक न्याय के योद्धा ना होते, तो शायद इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो नहीं बनाते, या इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमको नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम हिंदू कोड बिल की लड़ाई को देखें, तो कभी-कभी तो अंबेडकर हिंदू महिलाओं के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ते-लड़ते अकेले पड़ जाते थे। वो हुँ, 15 महिलाएँ थीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सदस्य, जिन्होंने उनका साथ दिया। तो कुछ प्रगतिशील पुरुष भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस को, तो जो कट्टरपंथी हिंदू थे और जो कट्टरपंथी मुसलमान थे, वो दोनों ने मिलकर के हिंदू कोड बिल का ज़बरदस्त विरोध किया और ऐसी हालत बना दी कि 1947 में वो बिल पेश हुआ और 1951 आते-आते उस बिल को वापस लेना पड़ा, क्योंकि विरोध अंदर भी हो रहा था और अंदर करने वाले लोग बाहर भी विरोध का तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और उसको विथड्रॉ किया गया। और डॉक्टर जी। अंबेडकर ने उसके बाद ही अपना इस्तीफा लिखा और उसमें उन्होंने लिखा है, और अब मैं आखिरी कारण पर आता हूँ, अपने हुँ, इस्तीफे का हुँ, आखिरी कारण, और वो है हिंदू कोड बिल का जो हश्र किया गया। ये हुँ, महिलाओं की एकता, महिलाओं की समानता की बहुत बड़ी लड़ाई थी। और अगर महिला-पुरुष हमारे समाज में एक नहीं होंगे, अगर हुँ, आर्थिक रूप से लोग समान नहीं होंगे, तो हाँ, अगर तो फिर जो भी हम कानून बनाएँ, वो केवल एक अ, गंध के ढेर पर कुछ हुँ, फूल फूल डालने के बराबर होगा।
मतलब हुँ, असलियत तो है कि हम एक गंध के पहाड़ के ऊपर बसे हुए हैं, ये उन्होंने लिखा और इस्तीफ़ा हुँ, दिया। लेकिन दुःख की बात क्या है, ख़ैर उसके बाद आप जानते हैं 1951 का लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें ये सारे हिंदू महासभा, जनसंघ भी बन गई थी, आरएसएस और ये तथाकथित हिंदू धर्म गुरु, इन सब ने एक ज़बरदस्त मुहिम हिंदू कोड बिल के खिलाफ चलाई कि ये तो हमारे स्मृतियों के खिलाफ है। हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो तलाक का सवाल ही नहीं उठता है और महिलाओं को अगर अ, विरासत का अधिकार मिल जाएगा, तो हिंदू परिवार चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पूरा हुँ, अभियान उन्होंने लोकसभा के चुनाव के अभियान में चलाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी उनका साथ दे रहे थे। और यहाँ हमको मानना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने करीब-करीब अकेले इस पूरे तूफ़ान का सामना किया। वो खड़े रहे और उनकी बहुत जनप्रियता थी, जिसकी वजह से वो जीते भी, प्रधानमंत्री बने और उन्होंने टुकड़ों में फिर महिलाओं के समानता के अधिकारों को पारित किया। लेकिन इतना विरोध था कि जिस हद तक वो जाना चाहते थे, वो नहीं जा पाए। लेकिन जो दुःख की बात है, जो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारा समाज इतना विभाजित है कि महिलाओं में भी बहुत विभाजन है। सारी महिलाओं को मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को ही अपने नायक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकार देने वाले इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ही थे। लेकिन बहुत ही शर्म की बात और दुःख की बात है कि एक तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी हमारे स्कूल कॉलेजों में उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है, जिस तरह से पढ़ाना चाहिए। और जो हमारे देश का समाज है, जो सवर्ण समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें ओबीसी को भी हम जोड़ दें बहुत बड़ा हिस्सा, वो डॉक्टर अंबेडकर का नाम केवल आरक्षण से ही जोड़ते हैं और एक तरह से उनको बड़ी शिकायत है उनसे। तो ये कितनी दुःख की बात है कि आज से 500 साल पहले एक राजपूत राजकुमारी गा सकती थी कि मैं तो रविदास की अनुयायी हूँ, जिसने जात-पात को बहुत दूर छोड़ दिया है। 500-600 साल पहले एक क्षत्रिय राजकुमारी ये गा सकती थी और आज हमारे देश में हज़ारों, लाखों ऐसी महिलाएँ हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लेना पसंद करती हैं, उनको एक नायक के रूप में नहीं पहचानती हैं, उनको एक दलित नेता के रूप में ही जानती हैं, आरक्षण के साथ जोड़ करके उनसे बहुत शिकायत का अंदाज़ भी रखती हैं और बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि आज अगर वो स्कूल कॉलेज जा रही हैं, पीएचडी बन रही हैं, सीईओ बन रही हैं, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और पता नहीं क्या-क्या बन रही हैं, तो उसके लिए बहुत हद तक डॉक्टर अंबेडकर ज़िम्मेदार हैं। तो आज जो बात मैं कहना चाहती थी कि जब हम महिलाओं की समानता की लड़ाई के बारे में सोचते हैं, जब हम महिलाओं को कहते हैं कि इन हालाँकि वो शब्द हमें बिल्कुल पसंद नहीं, सशक्तिकरण, महिलाएँ सशक्त हैं, उनको मौका चाहिए, उनको कानून का सहारा चाहिए। लेकिन जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, तो अक्सर हम केवल जो उनका आर्थिक उत्पीड़न है, जो उनका लैंगिक उत्पीड़न है और फिर थोड़ा-सा सामाजिक उत्पीड़न की बात, वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ जो महिलाओं की समानता की लड़ाई का रिश्ता है कि वो उसका पता नहीं मैं शब्द इस्तेमाल ठीक करें कि वो उसका एक निहित हिस्सा है। वो मतलब बिना उस लड़ाई के लड़े गए ये समानता का की लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती है। ये जी, महिलाओं के लिए समझना कितना ज़रूरी है और ख़ास तौर से आज, आज जब मनुवादी ताकतें हमारे देश में राज कर रही हैं और रोज़ हमारे अधिकारों का यानी महिलाओं के अधिकारों का भी हनन कर रही हैं, सामाजिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, आर्थिक अधिकार हमसे छीन रही हैं।
शिक्षा से हमको दूर कर रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से दूर कर रही हैं, तो हमको समझना होगा कि इन मनोवादी ताकतों के खिलाफ जब तक हम उन तमाम लोगों के साथ जुड़ कर के लड़ेंगे नहीं, जो हर क्षेत्र में उनसे लड़ रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, जब जी, तक हम सब इकट्ठा होकर के नहीं लड़ेंगे, तब तक महिलाओं के अधिकारों को भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। जी। तो मुझे शुक्रिया अब मैम। जी। हाँ, हाँ, तो हाँ। मुझे कहिए। काफ़ी इस पे मतलब मुझे बहुत क्या कहते हैं, दिलचस्पी इन सब चीज़ों में पैदा हुई है पिछले दिनों में, और मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 2-3 जगह इस पर बोला भी है और महिलाओं का बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला, मतलब प्रतिक्रिया भी। उन्होंने भी सोचा कि नए तरीके से हमको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो ज़रूरी है। झकझोरना लोगों को ज़रूरी है। उनसे जी, जी, जी। कहना कि भाई मीराबाई के पीछे भी हो तुम। हुँ, हुँ। शुक्रिया मैम। और 36 मिनट में आपने पूरा प्राचीन भारत से लेके और आधुनिक युग तक आपने पूरा समझा दिया। पूरा शानदार आपका लेक्चर था। मैं इत्मीनान से सुनता रहा। कैसे 36 मिनट बीत गए पता भी नहीं लगा। दोस्तों, सुभाषिनी अली बहुत-बहुत जी और क्लास, कास्ट, जेंडर के बारे में जो क्लैरिटी है इनके अंदर, वो साफ झलक रहा है इस पूरे विमर्श में। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अब ये चर्चा खत्म नहीं हुई। अगला एपिसोड जब करेंगे तो और विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया मैम, थैंक बहुत-बहुत यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।